अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो अगर दोस्तों में बैठूंगा तो फिर मैं टाइम पास करने में मैं जब सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करूंगा उधर जाके। मैं ही वहां का खलनायक बनूंगा। तो मुझे लगा कि बेटर है कि यार अकेले पढ़ो। और फिर हाँ। भाई का गाइडेंस रहा था क्योंकि भैया ने अपने टाइम पे जो हम्म। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है तो उनको पता है कि कैसे प्रिपरेशन होती है, कंपटीशन है, तो उन्होंने कहा अकेले पढ़ बेटा। Welcome everyone to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. Myself Venkatesh Chaturvedi and आज हम लोग बात करेंगे मयूर खंडेलवाल से जिनकी 106 रैंक आई है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2019 के, जिसके रिजल्ट्स अभी जस्ट आए हैं। तो 13 महीने के जो एक वेट रहा है प्रीलिम से लेकर के रिजल्ट्स तक, उसके बाद सक्सेसफुली क्रैक करने वाले लोगों में से एक नाम है आपके मयूर खंडेलवाल का। सो आज हम लोग उनसे बात करेंगे, देखेंगे उनकी क्या रही है लाइफ जर्नी एंड किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो लेट्स कनेक्ट विद मयूर खंडेलवाल नाउ। हाय मयूर, हाउ आर यू, कैसे हो आप? काफी अच्छा हूँ अभी तो। सो आई एम श्योर आप और आपके पूरी फैमिली में काफी इस समय जोश और उल्लास रहा होगा रिजल्ट्स के बाद से। हाँ, फैमिली तो काफी खुश हो गई थी, पर 2-3 दिन तक जैसे मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि 106 रैंक आ गई है। तो आज कल या आज से रियलाइज होने लगा है कि यार कुछ किया है अच्छा। राइट। सो नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो ये रियलाइज तो होता नहीं कि भाई आपका क्योंकि सच एन अनसर्टेन एग्जाम, इतना ज्यादा उसमें मार्जिन ऑफ एरर्स रहते हैं कि भाई अगर हल्का सा भी एक पेपर में भी थोड़ा सा कम रह गया तो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। तो कभी आप ये एक्सपेक्ट तो करते नहीं हो कि मतलब वो एकदम रैंक आएगी नहीं आएगी, एंड जब आ जाती तो आई एम श्योर इट्स अ वेरी बिग एक्सपीरियंस एंड अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली मतलब थोड़ा सा सर्टेन था इस बार, ऐसा नहीं था कि अच्छा। बिल्कुल ही अनसर्टेन था। क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, जैसे तो लास्ट ईयर भी ओके। 340 मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में। तो हम्म। इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 360 365 के अराउंड। तो ऑलराइट। फिर पता लग जाता है कि जीएस में थोड़ा सा इंप्रूव करना है, और सारे पेपर में से बस एक पेपर जीएस 2 को छोड़ के बाकी सब अच्छे गए थे, तो लग रहा राइट। था कि रैंक तो आनी है। हाँ। पर आईपीएस मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि तो वो फैमिली को बोला था या तो आईपीएस मिलेगा देखो, क्योंकि मैंने मेहनत की है, वरना कुछ राइट। नहीं राइट। मिलेगा। तो वो बाई चांस आईपीएस में ही अच्छी रैंक मिल गई। अमेजिंग। सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। जो आपका एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से आपने परफॉर्म किया, दैट इज अमेजिंग, राइट? हाँ सो हाँ। अब ये बताइए कि जब रिजल्ट आया था तो मतलब व्हाट इज द एक्सपीरियंस की मतलब आपने अपना नाम सर्च किया, वो टिंग नहीं आया विद जनरली इज द ड्रेडेड टिंग जब सर्च करते हैं अपना रोल नंबर या नाम को, और अगर नहीं आता है लिस्ट में कुछ लोगों के नाम तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था ऑफ सर्चिंग योर नेम एंड गेटिंग टू नो द रिजल्ट? एक्चुअली क्या हुआ था कि सब लोगों को थोड़ा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो लोग कह रहे थे कि शाम तक रिजल्ट आने वाला है। मैं अच्छा। अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, एकदम से मैंने देखा टेलीग्राम पे एक पीडीएफ आया है। और हाँ। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, यार ये 106 रैंक दिखा रहे हैं, फेक पीडीएफ डालते हैं एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप में लोग। तो फिर मैंने कहा यार 106 रैंक दिखा रहे हैं, यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है थोड़ा सा ना। तो फिर मैंने यूपीएससी की वेबसाइट खोली, तो यूपीएससी की वेबसाइट पे क्या होता है ना कि वो थोड़ी देर के लिए पीडीएफ को थोड़ा हटा देते हैं, फिर वो हम्म। वापस दोबारा रीअपलोड करते हैं। तो फिर जब तक हम्म। वो अपलोड नहीं हो गई ना, तो 10 मिनट तक वेट किया प्रॉपर। फिर कहा, पापा को भी बता दिया, पापा शायद 106 रैंक आई है, पर हाँ। लेकिन किसी को कहना मत अभी, जब तक फाइनली सोच देख नहीं लेता हूँ कि मेरा हो गया है। तो अच्छा। ऐसा 10 मिनट के बाद रिएक्शन आया कि अच्छा हो गया है। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब क्योंकि क्योंकि वही होता है, आई एम श्योर, क्योंकि मतलब हम लोगों ने भी जो प्रिपेयर किया था तो फेक पीडीएफ का काफी प्रचलन रहता है। इनफैक्ट कभी कभी तो 5-10 दिन पहले आ जाती है एक पीडीएफ लोग बना के, मतलब इतने टाइम टाइम होता है लोगों के पास, फेक पीडीएफ बनाते रहते हैं। हाँ, ऐसे किया भी था, मैंने भी किया था। सिविल सर्विसेज मेंस का जो रिजल्ट आया था, मेंस का रिजल्ट आया था ना रिटर्न का, हाँ। 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 तो लास्ट लास्ट ईयर का रिटर्न का बस 2018 का 19 कर दिया था, और वो पब्लिश कर डाल दिया था। तो लोगों ने काफी कुछ सुनाया उसके बाद। तो ठीक है, पर वो अच्छा लगता है, एक जर्नी का पार्ट है। हाँ, आई नो। अच्छा, तो आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि आपका मैथ्स ऑप्शनल था। सो हाँ हाँ हाँ। जनरली क्या होता है कि मतलब लोग थोड़ा डरते हैं मैथ्स ऑप्शनल को लेने से, क्योंकि द कोर्स इज वेरी वास्ट, काफी वास्ट कोर्स होता है एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी कुछ ऑप्शन से कंपेयर करें। हम्म। और फिर अनसर्टेनिटी भी रहती है कि मतलब हम उतना पोटेंशियल से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
सो आपका क्या वो ड्राइव था कि आपने मैथ्स ऑप्शनल लिया एंड देन उसमें आपने किस टाइप से पूरा वर्क किया था? यही था कि मैथ्स का एक तो शुरू से इंटरेस्ट तो था ही। मुझे यही लगता है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये क्या होता है ना कि हर ऑप्शनल में कुछ ना एक रूल है कॉमन, कि अगर आप उसको बार बार पढ़ते हो, उसको कई बार प्रैक्टिस करते हो ना, पूरा जीएस भी इवन ऐसा ही है कि सब प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना उतना आपको मार्क्स गेन होंगे। और मैथ्स में खासकर ये है कि आप श्योर हो सकते हो, अगर आप पढ़ोगे ना आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घट नहीं सकते आपके। तो इस बार जैसे 340 मार्क्स आए थे तो मुझे पता था कि इस बार और बढ़ाना है, फिर 20 मार्क्स का इंक्रीज करना है। अब की बार तो इस तरह से वो फायदा होता है मैथ्स ऑप्शनल में। आपका मेहनत बहुत लगती है उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन पर एक सर्टेनिटी हो जाती है ना। जैसे लास्ट ईयर का 340 बनाया है मेरे, तो मुझे पता है कि यार मैथ्स में मेरे फिर से आएंगे अच्छे मार्क्स। तो जीएस थोड़ा सा इंप्रूव करना है, एसए इंप्रूव करना है, एथिक्स इंप्रूव करना है, तो मार्क्स आ जाएंगे। तो हो भी गया, फिर वो सर्टेनिटी की बात आ जाती है, फिर वो एडवांटेज भी है उसका। करेक्ट। बाकी मुझे लगता है अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में काफी ज्यादा एडवांटेजेस नहीं होते वो लोग, क्योंकि वो खुद नहीं पता होता, इसलिए वो उनका रिजल्ट जनरली ज्यादा शॉकिंग होता है। यार क्या हो गया, जैसे मुझे पता होता है कि मेरा मेंस होने वाला है राइट 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 राइट। मेंस देख के, वरना उन लोगों को ये भी शायद पता नहीं होता कि मेंस होगा कि नहीं होगा। नहीं, सही बात है, क्योंकि आई थिंक इसमें वही सर्टेनिटी वाली बात काफी अच्छी है जो आप बता रहे हो, विच आई थिंक इज वेरी रिलेवेंट फॉर साइंस। और जो आपके आई थिंक इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में भी कुछ हद तक ऐसा रहता है कि आपको पता है कि आपने जो क्वेश्चंस किए उसके आंसर सही आए हैं, वर्किंग आपने ढंग से की है, तो एक लेवल ऑफ मार्क्स से ऊपर ही आना है। हाँ, वो सो टेक में ऐसा ही है, सारे टेक टेक के में सही सब्जेक्ट है। में ऐसे है। अच्छा अच्छा, आपने एक और चीज बताई कि आपका पिछली बार 340 मार्क्स आने के बावजूद भी डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो जीएस पोर्शन में आपने कैसे वर्क किया फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 महीने मैंने मैथ्स में ही लगाया। मुझे लगता था कि मैथ्स इंटरेस्टिंग भी लगती है तो ज्यादा पढ़ने का मन भी करता है, और फिर मार्क्स उसी में ही लाने थे मुझे मेनली। राइट राइट। लेकिन जब एक्चुअली क्या आंसर राइटिंग कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो जैसे ही जब मैथ्स खत्म हुआ 2 महीने बाद, कुछ जीएस उठाया नहीं था, तो एकदम से लगा कि हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कभी देखा नहीं, प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उसको कर नहीं पाया, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं था मैंने। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। तो वहां पे बस ये टारगेट था मेंस में लिखते वक्त कि मेरे को 20 कंप्लीट करने हैं, चाहे कैसे ही करने हैं। तो मेंस तो हो गया था, लेकिन फाइनल में रह गया था इसी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ तो जी। आपने फिर इम्प्रूव कैसे किया पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में? मैंने ये सोचा कि जैसे एसे, एथिक्स, ऑप्शनल और ये पेपर 1, ये 4 ही मुझे लगते हैं पेपर जो होते हैं जहाँ पे आप श्योरिटी से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो वही किया कि एथिक्स की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई, एसे के लिए अनुदीप सर को फॉलो किया। अच्छा। तो ये सब चीजें किया। मैथ्स को भी सोचा कि मैथ्स में भी 20 मार्क्स का स्कोप है, इंटरव्यू में भी थोड़ा 10-20 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो वही अच्छा। इंक्रीज हो कि अराउंड 70 मार्क्स इंक्रीज हो गए होंगे, और फिर वो ओके रैंक आ ओके गई। ओके। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग आपकी जो पूरी जर्नी है उसको एक बार रिट्रेस करते हैं, सो दैट जो भी लर्नर्स हैं दे कैन टेक इंस्पिरेशन की व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू एंड कैसे आपने किया था। सो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी थी? आप आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। सो क्या आपका कॉलेज के समय से ही एक रुझान था इस एग्जाम की तरफ, या आपने बाद में सोचा एग्जाम को देना? नहीं, मेरा जैसे कॉलेज तक ये था कि जैसे थर्ड ईयर में पता लग गया था कि शायद मैं ये करूंगा। मतलब ये था, या तो स्टार्टअप में जाऊंगा, या फिर ये करूंगा, या फिर कैट के प्रिपरेशन करूंगा। यही 3 रहते हुए जनरली आईआईटीज में। तो फिर पेरेंट्स का था कि आप सिविल सर्विसेज करो। फिर जो हॉस्टल मेट्स थे वो भी सिविल सर्विसेज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वही करना भी चाहिए। वो अच्छा रहता है, काफी सोशल सर्विस के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसमें। और वही चाहिए भी मुझे, थोड़ा पैसे वैसे का ज्यादा वो है नहीं, तो मेन यही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जॉब को लेकर। तो फिर शुरू कर दी मैंने, उसके बाद ही प्रिपरेशन। फिर जो कॉलेज में इसलिए प्रिपरेशन नहीं की कि मुझे लगा था यार कॉलेज लाइफ जीनी है, अभी नहीं करनी प्रिपरेशन। राइट। सो आपका सजेशन क्या रहेगा फॉर एनी जो नए एस्पिरेंट्स हैं, क्या उनको कॉलेज में शुरू कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर करे? क्योंकि सबके अलग अलग इसमें ओपिनियंस होते हैं, तो मैं आपके थोड़ा ओपिनियन लेना चाहूंगा इसमें। हाँ, तो वही मुझे लगता है डिपेंड करता है, तो पर्सन टू पर्सन। हाँ अगर हाँ। किसी को करना है, किसी को सोच लिया है कि पक्का करना है। मेरा पक्का नहीं था, 4th ईयर ओके। तक तो पक्का था ही नहीं। ये था कि कर सकता हूँ मैं। तो फिर जिसने सोच लिया है कि मेरा टारगेट यही है, तो 2 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे अब 3 अटेम्प्ट लग गए हैं, तो चांसेस थे ना कि जैसे मैं 2-3 साल पहले भी हो सकता था सेलेक्ट। राइट तो राइट वो राइट। वाली बात आ जाती है, वो गिल्ट रह जाता है थोड़ा सा तो। पर ठीक है, वो सबका अपना अपना परसेप्शन है कि कैसे तैयारी करना है किसी को। राइट। ओके, सो जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तो आपने मतलब आपने ऑप्शनल स्टार्ट में ही शुरू कर दिया था, या आपने ऑप्शनल बाद में थोड़ा शुरू किया, पहले जनरल स्टडीज पे फोकस रखा क्योंकि वो एकदम नई चीजें थी आपके लिए?
ऑप्शनल में मैंने ये गलती करी ना कि मुझे लगा कि मैं खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि जेई में काफी मार्क्स अच्छे रहे थे मेरे, तो मुझे लगा था कि मेरा काफी अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हो जाती है कि ऑप्शनल को आपको बहुत डिटेल पढ़ना होता है, और बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी सीखो। आपको कहीं पे कहना नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने कोचिंग नहीं की। तो वो मैंने सोचा कि नहीं करता हूँ। फिर बाद में फैब में शुरू करी कोचिंग, क्योंकि बाद में समझ में आ गया कि यार जरूरत है किसी सपोर्ट की। राइट। तो फिर वो उसी की वजह से प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था 2017 में, क्योंकि वो अच्छा। फैब से लेके मई तक मैंने कोचिंग भी की थी साथ में मैथ्स की। तो ओके। वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर देती है कि इसलिए मेरे को बेटर लगता है अगर कोई कोचिंग कर सकता है, कोई फाइनेंशियली साउंड है, तो कर लेनी चाहिए उसको। अच्छा, तो बिकॉज आई थिंक गाइडेंस जो होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आप अलग अलग डायरेक्शंस में डिवेट कर सकते हैं। हाँ, बस यही बात आ जाती है। बाकी अच्छा। तो फिर हो तो कैसे भी सकता है ना सर, कि 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, वही है कि आप जल्दी जल्दी निकलो इससे, क्योंकि ये इतना बड़ा समंदर है कि जल्दी से जल्दी निकले तो अच्छा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक सेलिंग कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है। पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से। मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। अच्छा, आपने बिल्कुल एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली है कि ये समंदर है जिससे निकलने की बहुत आवश्यकता है। तो मतलब आई थिंक बहुत बड़ी जर्नी होती है आपके, आपने तो 3 अटेम्प्ट दिए, तो आपने तो उसको उस पूरे साइकिल को 3 बार एक्सपीरियंस किया है। एंड एक तो पूरा जर्नी ऑफ द एग्जाम बहुत ग्रूसम होता है, बहुत टायरिंग होता है। फिर उसके बाद रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर आप दुखी भी हो जाते हो, एंड फिर उसको आपको मोरल बूस्ट करना होता है। तो आपने वो मोरल अपना बूस्ट कैसे रखा कि मतलब ठीक है, फिर से देना है, फिर से देना है, फिर से देना है? एक तो वही होता है कि आपको एक बार आप एंटर कर गए हो, आपने पूरा सोच समझ के डिसीजन लिया था जब आपने लिया था, तो जब मैंने डिसीजन भी सोच समझ के लिया था, उसके बाद फिर आप देखते हो कि आपके फ्रेंड्स भी लगे पड़े हैं, और फिर लग जाता है हर अटेम्प्ट में। जैसे हर बार शुरू से यही सोचता था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, टारगेट यही होता था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में सोचा नहीं इस बार लास्ट है, फिर थर्ड अटेम्प्ट में सोचा इस बार लास्ट है। तो ये रहता था हमेशा। तो हमेशा ये था कि जल्दी जल्दी निकालना है, कोई नहीं, 1 साल और, 1 साल लोगों का 4th में भी होता है, लोगों का 5th में भी होता है। तो उसने कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स भी होते हैं आपके जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो लग रहा होता है कि यार अगर मैं भाग गया फिर वो कल को बन जाते तो जिंदगी भर का गिल्ट रह जाता है। तो वो नहीं रखना, गिल्ट नहीं रखना है, तैयारी करते रहो, हो जाएगा। और फिर मैथ्स था हमेशा साथ में, तो लगता था कि होगा मेरा। नहीं, आई थिंक सो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि अगर आप अपने साथ कॉम्पिटिटिव एंड सीरियस फ्रेंड्स को रखते हो जो साथ में प्रिपेयर करते हैं, तो वो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। खाली अकेले अगर रहते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा एक रहता है कि मतलब यू माइट फील अ लिटिल अलोन। तो आई थिंक कभी कभी कुछ ऐसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक दैट हेल्प्स। ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे तो 20-25 फ्रेंड्स हैं ये यूपीएससी सर्किल के ही, तो बहुत अच्छे दोस्त है। और ऐसा भी होता है कि घंटे बाद हो जाती है 2-3 फ्रेंड्स से ही, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, पर उनसे कम से कम ना सीखने को मिलता है, और फिर मोरल बूस्ट रहता है कि यार वो पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, कुछ सीखते हैं कि उसने कोई नई चीज बता दी, उसने बता दिया कि यार मैंने ये पीडीएफ देखा कहीं पे, ये बहुत अच्छा पीडीएफ है। फिर धीरे धीरे गाइडेंस ऐसे ही मिलता, क्योंकि वैसे तो कोई बैकएंड सपोर्ट था नहीं कभी, तो धीरे धीरे दोस्तों के थ्रू ही सीखा, वही है। लेकिन पर ग्रुप स्टडी मैंने प्रेफर नहीं करी कभी, क्योंकि वो मुझे लगता है खतरनाक होती है। काफी एस्पिरेंट्स के लिए खतरनाक है वो। क्योंकि ग्रुप स्टडी में ये हो सकता है कि अगर आपके सेम ट्यूनिंग के लोग नहीं, तो आप टाइम वेस्ट कर सकते हो अपना बहुत सारा। हाँ, वो भी है। और मेरे को जैसे लगता है कि मेरे को फ्रेंडली नेचर का हूँ काफी ज्यादा। तो अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँ, तो अगर दोस्तों में बैठूंगा तो फिर मैं टाइम पास करने में मैं जब सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करूंगा उधर जाके। मैं ही वहां का खलनायक बनूंगा। तो मुझे लगा कि बेटर है कि यार अकेले पढ़ो। और फिर भाई का गाइडेंस रहा था, क्योंकि भैया ने अपने टाइम पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है, तो उनको पता है कि कैसे प्रिपरेशन होती है, कंपटीशन है, तो उन्होंने कहा अकेले पढ़ बेटा, ग्रुप में नहीं होता है काम, अपने आप करो खुद बैठ के। अच्छा, अभी काम करते हैं, आपके जो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो लेट अस टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम एंड देखते हैं कि कि आपने क्या आप सजेस्ट करोगे किसी एस्पिरेंट के लिए कि हाउ दे शुड अप्रोच दैट एग्जामिनेशन, एंड मे बी सब्जेक्ट वाइज भी अगर थोड़ा सा इनसाइट दे सकें, द काइंड ऑफ बुक्स या काइंड ऑफ सोर्सेज दैट आपने रेफर किए थे, सो दैट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी टू द न्यू एस्पिरेंट्स कि अच्छा हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। सो आप
आपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन क्या अलग से रखी थी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ा था एंड देन प्रीलिम्स के पास में आके आपने थोड़ा प्रीलिम्स पे फोकस ज्यादा किया था? व्हाट वाज द अप्रोच? सर अप्रोच मैं तो अपना अप्रोच गलत ही बताऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से था कोचिंग में पढ़ रहा था दोनों, लेकिन ना मैंने आंसर राइटिंग कभी की नहीं थी शुरू में। अच्छा अच्छा। बल्कि मुझे लगता है 5-6 महीने में जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए तो आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब प्री खत्म होता है तो आपको एकदम से आप उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। करेक्ट। तो आप थोड़ा बहुत आप संभले हो तो आप झेल जाओगे उस प्रेशर को। फिर कई सारे चैलेंजेस होते हैं मेंस में कि आपको 20 क्वेश्चन भी करने हैं, आपको आंसर क्वालिटी भी करनी है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, तो कितने सारे चैलेंजेस होते हैं एक बार में। तो कुछ थोड़ा सा पहले करके रखना चाहिए हमेशा किसी को। बाकी बस यही है, और तो उसमें तो क्या। हाँ नहीं, आप जैसे प्रीलिम्स जब आपने प्रिपेयर किया था तो आपने क्या बहुत सारे टेस्ट दिए थे उसमें भी, मतलब बिकॉज़ टेस्ट गिविंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने ये गलती करी थी कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि प्रीलिम्स पहले निकल जाए यार, फिर वो वरना मेंस नहीं दे पाएंगे तो क्या फायदा। तो वो भी एक अप्रोच होती है, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर कोई मेंस पढ़ रहा है 2 महीने पहले, तो वो मुझे गलत लगता है थोड़ा कि अब 2 महीने पहले भी मेंस पढ़ने का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि फिर मेंस ही नहीं प्री होगा ही नहीं तो क्या मतलब है। तो इसलिए मुझे लगता था प्री निकल जाए पहली बार में, तो पर हुआ नहीं बाई चांस। लेकिन काफी ज्यादा प्री का पढ़ता गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी थी कि टेस्ट नहीं दिया था तो रह गया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में सारी चीजें सुधारी, तिगना पढ़ा, लगभग 28 पढ़ा मैंने, तो उससे 128 मार्क्स आए, काफी ज्यादा। फिर इस अटेम्प्ट में 126 मार्क्स आए, तो काफी ज्यादा फायदा हुआ उसका। अच्छा पढ़ने का। राइट। एंड आई थिंक दोनों एग्जाम का एक तो स्टैंडर्ड चीज यही है कि चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके आंसर राइटिंग हो एज वेल एज आपके एमसीक्यू सॉल्व करना। किसी भी चीज में प्रैक्टिस चाहिए, चाहे वो प्री मेंस ऑप्शनल इंटरव्यू, हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए आपको। उस पर्टिकुलर अप्रोच की प्रैक्टिस चाहिए। आप ये नहीं कह सकते, अब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में 128 मार्क्स आए, उसके बाद भी जीएस में मेरे काफी कम मार्क्स थे, तो ये कह नहीं सकते कि प्रीलिम्स में आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपकी जीएस मेंस में होगी और आपकी इंटरव्यू में अच्छी होगी। इंटरव्यू में मेरे कम थे। तो यही बात हो जाती है कि तो सबको अलग अलग अप्रोच से आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, वही बात। अच्छा, अब जब आप बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे? बिकॉज एक काफी इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक होता है कि किन किन मुद्दों पे सवाल पूछे गए, या आपने किस टाइप से उनको हैंडल किया? कुछ इंटरेस्टिंग, वाज इट अ स्ट्रेस इंटरव्यू, वाज इट अ वेरी लाइट इंटरव्यू? किस टाइप का एक्सपीरियंस था आपका? काफी ज्यादा लाइट था मेरे को तो, बल्कि 4 अभी मैंने फॉरेस्ट्री का भी दिया था एग्जाम। ये चौथा इंटरव्यू था बेसिकली मेरा, अगर यूपीएससी में कहें तो। तो मुझे को तो सारे बोर्ड के चेयरमैन कोडियल ही लगते हैं। यहाँ के मॉक इंटरव्यूज और यूपीएससी के इंटरव्यूज में लगता है जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग आपको रियलाइज ही नहीं कराने देते कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो ऐसा काफी होता है, कई बार बोल देते हैं कि ये लोग मिठाई खाओ तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया है, और पता लगता है उसके मार्क्स कम आ गए। ऐसे केसेस सुनने में आते हैं। तो फिर वो उनका रिएक्शन मैटर ही नहीं करता है कि क्या वो कर रहे हैं, वो तो बस आपको सिंपली जज कर रहे होते हैं। उनके मार्क्स सिर्फ उनके जो रिएक्शन है वो सिर्फ मार्क्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कि बाकी आप जज नहीं कर सकते उनको देख के। कई लोग कहते हैं कि वो हंस रहे थे, वो नोट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सुजाता मेहता मैम जो है, लास्ट ईयर इंटरव्यू में इतना नोट कर रही थी, वो काफी हर चीज में नोट कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और जनरली उनके इंटरव्यू में होता भी ऐसा है कि हर कोई बहुत खुश होकर आता है, उनको लगता है कि नोट कर रही थी मैम बहुत ज्यादा। उनका सुनने का तरीका है वो। राइट। तो वो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि वो सेटिस्फाइड थे एग्जाम चेयरमैन या फिर डिससेटिस्फाइड थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्क्स में आपको पता लग जाएगा नहीं आपने क्या किया है। So I think this is very interesting कि मतलब कुछ पता नहीं रहता है, and they are very experts, काफी experts हैं, कितने सालों से लोग इंटरव्यू लेते आ रहे हैं। तो वो लोग भी आई थिंक एस्पिरेंट्स के साथ they also have a lot of fun in the interview वगैरह। तो आपसे पहले इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए आपसे, मे बी करंट अफेयर से या मे बी पर्सनालिटी लेवल पे? मुझे लगता है सिविल इंजीनियरिंग में जैसे वो काफी घुस जाते हैं अंदर कि वो उनको लगता है कि आईआईटी दिल्ली से पढ़े हो तो आपको सब आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा था कि लैंडफिल कौन कौन सी साइट से, तो मैंने बता दिया गाजीपुर, बलसवा, ओखला। तो फिर उन्होंने बोला कि गाजीपुर लैंडफिल का डिजाइन बताओ। मैंने कहा कि सर नहीं पता मुझे। तो फिर बोलते हैं कि यार यू शुड नो, यू आर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। यस सर आई शुड नो, आई विल गो बैक एंड रीड दैट, आई एक्सेप्ट दैट आई शुड नो। यही कर सकता था मैं मैक्सिमम। बाकी कुछ एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो ये सब तो वहां पे वो जज कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में वो जज करते हैं कि
आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई बताएगा कि आपकी एम्पैथी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, पर वो एक होलिस्टिक आंसर नहीं लगता है। तो यही फर्क पड़ जाता है, वो जज वहीं पे कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या। तो एक आंसर हमेशा होलिस्टिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था कि सर आई वर्क अपॉन माय वीकनेसेस, दैट इज माय, तो जैसे ही बोला तो ऐसा लगा था पॉजिटिव एनर्जी आ गई है वहाँ पे। फिर बोला कि फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा, जब भी वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, ऑल दैट नाउ टेल मी 3 वीकनेसेस दैट यू हैव वर्कड अपॉन। तो उनका फिर ऐसा रहता है काफी ज्यादा। सो मतलब जब आपने प्रिपेयर किया था इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो मतलब कुछ एक सेट ऑफ आंसर्स आप पहले से सोच के आते हो कि अच्छा ये पूछेंगे तो दिस इज व्हाट आई वुड गिव द आंसर एज। सो क्या मतलब आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में गया कि आपको लगा कि कुछ क्वेश्चंस और आज जो मतलब मैं प्रिपेयर करके नहीं भी गया था, आई हैड टू थिंक ऑन द स्पॉट? हाँ, मतलब जैसे ये स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन था, ये मैंने प्रिपेयर कर रखा था, तो उसका ही मुझे एडवांटेज मिला। प्रिपरेशन का तो एडवांटेज मिलता ही है, लेकिन ओवरऑल ये है कि वहाँ पे इंटरव्यू जनरली हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे मैं 2-3 दिन पहले बहुत स्ट्रेस में था कि कैसा होगा इंटरव्यू, फिर संभाला अपने आप को लास्ट दिन और फिर गया, देखा, तो कभी ऐसा फील नहीं होता इंटरव्यू से बाहर निकल के कि यार मेरा बहुत बुरा इंटरव्यू गया। हमेशा लगता है कि यार अरे ठीक था, चेयरमैन अच्छा था, बड़े वो जैसे आप रूम में एंट्री करते हो इतने प्यार से आपसे बात करते हैं तो आपको लगता है कोई टेंशन नहीं है, देंगे जो देंगे, लेकिन आप जवाब दे सकते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे। वो करने की कोशिश भी करते हैं इसलिए ताकि आप जवाब दे सको। ओके। जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं उनके बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, मेरे को लगा कि एक बार आपसे उनके उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो कुछ बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो एक एक करके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग मे बी आप बता सको कि आपने क्या सोर्सेज यूज करे, मे बी ऑफलाइन सोर्सेज या ऑनलाइन सोर्सेज फॉर देम, ताकि एक एस्पिरेंट को एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये बुक्स हैं जो मस्ट टू रीड बुक्स हैं। तो अगर स्टार्ट विद आई थिंक अगर आप बताएं कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसमें आपने कौन सा सोर्सेज यूज किए थे? अब लोग कई तरह की बुक पढ़ते हैं, एक बसु सर की भी बुक आती है, पर मेरे को लगता है लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो स्टैंडर्ड है। अब जब वो बुक है स्टैंडर्ड तो उसके अलावा दूसरी क्यों जाना किसी के कहने पे। सब लोग बड़े बड़े लोग उसी से निकाल रहे हैं, सारे टॉपर्स लोग, उसी को ही पढ़ लो 7-8 बार, तो फिर किसी जरूरत ही नहीं है किसी चीज को पढ़ने की, उसी में से सब आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि कम सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ज्यादा बेटर है रादर देन वही बेटर है 50 बुक्स पढ़ना एक बार में भी। एक्चुअली ये डिपेंड करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे मतलब सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है और उस पे भी डिपेंड करता है आप दे क्या रहे हो, क्योंकि पॉलिटी में जब लक्ष्मीकांत में सब पूरा सोर्स अवेलेबल है तो उसको ही पढ़ेंगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर में मैंने कई सोर्सेस लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया, ज्योग्राफी में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काम किया, तो उसका फिर एज मिलता है, वहीं पे एज मिलता है एक्चुअल में प्रीलिम्स में। So, आपने बोला जब हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री कौन से सोर्सेज आपने यूज किए थे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इफ यू कुड रिकलेक्ट? हाँ, तो वो हिस्ट्री के लिए जैसे किया था मैंने, एक तो ल्यूसेंट की थी एंशिएंट मिडिवल के लिए, ल्यूसेंट की एसएससी वाले लोग जनरली प्रेफर करते हैं उसको। वो बहुत अच्छी बुक है फैक्ट्स के लिए, तो अपने आप को सुपीरियर ना समझ के वो बुक कर लेनी चाहिए। एंशिएंट मिडिवल के लिए वो काफी अच्छा सोर्स है। आप आर एस शर्मा का अगर टाइम नहीं है तो उसको फैक्ट्स को याद कर लो, क्योंकि मुझे कहीं बताना थोड़ा है कि मैंने आर एस शर्मा पढ़ी थी, मेरे को तो मेरे फैक्ट्स का मतलब है ना, मुझे फैक्ट्स मिल रहे हैं वहां से। उसके अलावा पढ़ना है तो किसी को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लो, एक बार थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि कौन रूलर पहले आया, एक बार पढ़ लो, बाकी मुझे लगता है ल्यूसेंट में काफी है। उसके अलावा जैसे एक नेक्स्ट आईएएस की बुक आती है एंशिएंट मिडिवल के लिए, वो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखा था उसको, तो काफी अच्छे से उसमें चीजें हैं। एंशिएंट मिडिवल के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा जाने की जरूरत है, यही बस ल्यूसेंट करो और ये करो। अब किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो अच्छी बात है। बाकी मॉडर्न में थोड़ा सा रहता है कि जैसे स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि मॉडर्न में थोड़ा सा वो ज्यादा घुसने की कोशिश करता है, जितने ज्यादा फैक्ट्स तो मेंस में कि प्रीलिम्स में आप कह रहे हो? प्रीलिम्स में कह रहा हूँ। तो मॉडर्न में क्या होता है कि जैसे वो लीडर्स पे काफी फोकस रखता है अपना आजकल, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ उसको नीचे रखनी होती है यूपीएससी को। तो वो मॉडर्न में पूछने के चांसेस भी अच्छे हैं। वो क्या पूछता है कि लाला लाजपत राय जी के बारे में डिटेल में पूछ लेगा। तो मैंने क्या किया था, सारे लीडर्स के नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर, कि अलग अलग तो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बुक लिखी, किस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे, कोई उन्होंने पार्टी एस्टेब्लिश की अपनी तरफ से। तो वो अगर विकिपीडिया से पढ़ के सोर्स बना लिए जाए तो उसका एज मिलता है वहां पे। बाकी तो अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है स्पेक्ट्रम के पीछे का, राइट। तो वो करना चाहिए बाकी। अच्छा,
What about आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने ज्योग्राफी के लिए आपने क्या क्या रेफर किया था? ज्योग्राफी के लिए तो एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी 6 से 10 तक की। उनको उनका क्योंकि उनमें कुछ ज्यादा है नहीं है 6 से 10th में, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने। क्योंकि वो मैं क्यों पढूं उसको बार बार, जब 6 में तो कुछ है भी नहीं है, 2 घंटे में शायद वो खत्म भी हो जाती है एनसीईआरटी। 11th 12th को फिर मैंने उसको काफी बार रिवाइज किया। जो मतलब यही होता था मेरा स्ट्रेटेजी कि बेसिक सोर्सेज तो कुछ रिवाइज बहुत बार करने हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा का नोट्स बना लेना है जो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। और तीसरा कि एक्स्ट्रा सोर्स कहीं से मिल रहा है तो उसका मैं पर्सनली अपना नोट्स बना लेता था। अच्छा, तो वही होता था। तो बेसिक सोर्स क्या हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। 11th 12th नहीं, 11th की शायद 2 एनसीईआरटी आती है, तो फिजिकल ज्योग्राफी की आती है, एक फंडामेंटल्स। अब वो इकोनॉमी वाली ज्योग्राफी नहीं पढ़ता मैं कभी भी, वो मुझे नहीं लगता काम की होती बुक। तो उसके अलावा जीसी लियो। बस ये 3 चीजें हैं ये बेसिक सोर्स। उसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा में क्या करता था कि मैंने लेक्स देख लिए, क्योंकि कभी टेस्ट में देखा कि लेक्स पूछ लिए उसने स्टेट वाइज, कभी पूछ लिया आइलैंड्स पूछ लिए कि किस स्टेट के पास कौन सा आइलैंड है। तो फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं ना कि सारे मैंने लिख दिया कि उसके आगे आईएएस तो वेबसाइट्स पे मिल जाता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं फेमस, एक pmfis.com है, उस पे काफी चीजें मिलती है ऐसी। तो वो फिर सारी लिस्ट प्रिपेयर करके नोट्स बना के डाउनलोड कर वो नोट्स बना लेता था। ऐसे ही जैसे मोनेस्ट्रीज देख ली मैंने सारी की सारी, कहीं पे हैं। एक कोरल रीफ देख लिए वर्ल्ड वाइड फेमस, एक मैक्सिको में कोरल रीफ है, एक ऑस्ट्रेलिया का तो फेमस है ही है। ऐसे 2-3 कोरल रीफ देख लिए। तो यूपीएससी क्या यही टेंडेंसी होती है उसकी कि वो वहां से लेता है जहां से आप बहुत बार उससे गुजरे हो उस चीज से। और जैसे एक बार 2017 पूछा था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो जैसे कहीं मैंने तो नहीं देखा था किसी करंट अफेयर में उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ दे रखा है, तो मैंने उसका नोट्स बना लिया था कि भाई क्या है ये, क्योंकि बार बार आ रहा था बुक में कि स्वच्छ सर्वेक्षण करता है। देखा तो फिर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया अभी पेपर में। तो वही होता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप क्या करते हो, क्योंकि वरना अनसर्टेन है काफी प्रीलिम्स। अगर आप एज लेने की कोशिश नहीं करोगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है प्रीलिम। क्योंकि फिर वही है कि आप 1 नंबर से हो गए, 1 नंबर से आपका रह गया, फिर पूरा अटेम्प्ट बर्बाद। तो इसका अच्छा यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे अपने आप पे। सो मयूर, हम बात कर रहे थे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो आपने 2-3 सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। मे बी वी कैन डिस्कस कपल ऑफ मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे कि आपके एक आर्ट एंड कल्चर हो गया एंड योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो जिनके थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत आते हैं, मतलब आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा। तो इफ यू कुड थ्रो अ लाइट ऑन दोस टू सब्जेक्ट्स। बाकी मेरे को ये लगता है कि जो प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वो पॉलिटी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोगों को सबको लगता है पॉलिटी आती है, पर डिपेंड करता है कि कुछ लोग 15 भी सोल्व करते हैं, कुछ लोग 14 भी सोल्व करते हैं। वो एक क्वेश्चन का ही तो खेल है पूरा का पूरा। तो वही है, जितनी बार पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हो, जितना अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो, जितना डीप जा सकते हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसे ही जितना ही ज्यादा आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो। ऐसे नितिन सिंघानिया मैंने 7-8 बार पढ़ रखी है बुक को। उसके फोक थिएटर, फोक जितने भी डांसेस हैं, म्यूजिक है, वो देख रखे हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हैंडीक्राफ्ट देख रखे हैं, टेबल सारी याद कर रखी हैं उसकी नितिन सिंघानिया की। तो उससे एज मिल जाता है। नितिन सिंघानिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक लगती है, उसमें सब कवर्ड है ऑलमोस्ट। उसके अलावा जैसे 11th की एनसीईआरटी हो गई आर्ट एंड कल्चर के लिए, और सीसीआरटी में भी क्या है कि स्कल्पचर दे रखे हैं सीसीआरटी की वेबसाइट पे, जो किसी बुक में अवेलेबल नहीं दिखे मुझे। तो वो चीज रेफर कर सकते हैं उधर से वहां पे। तो यही है कि कुछ चीजें वही बेसिक हो गई कि उस नितिन सिंघानिया को तो आपको पढ़ना ही है बार बार, और एनसीईआरटी को एक्स्ट्रा में आप सीसीआरटी पे जा सकते हो। एक्स्ट्रा मार्क्स ज्यादा लाने के लिए तो सब करना ही पड़ता है। ऐसी एनवायरनमेंट में शंकर आइस की लोग बुक पढ़ते हैं। मैंने तो कोचिंग की थी तो नोट्स थे, तो मैंने वो शंकर आइस पढ़ी नहीं ज्यादा, लेकिन मैं करंट अफेयर्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे बहुत प्रिपेयर करता था उसको, कि जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज आ ही गए, और भी कई सारी चीजें होती है, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सारे याद कर रखे हैं, नेशनल पार्क याद कर रखे हैं। इस बार और भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद की थी मैंने। कि मतलब 503 में से जो सुनने में आती है, 3 साल प्रिपरेशन में आपको सुनने में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है। तो जो सुन रखा है वो सबका स्टेट देख लिया कि यार ये 500 में से 100 निकाल ली कि इनका स्टेट क्या है। तो वो बेनिफिट करता है कहीं ना वो चीजें, क्योंकि यूपीएससी भी वही देखेगा जो सुनने में आ रही है। तो ऐसे ही जैसे सेक्रेट ग्रुप्स में कुछ ग्रुप्स याद कर ले जो फेमस से रहते हैं न्यूज में, वही पूछते भी हैं और वहीं से एलिमिनेट हो जाती है चीजें। नहीं, आई थिंक आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला है कि ये जो लिस्ट्स होती हैं ये थोड़ा टीडियस लगती हैं और डिफिकल्ट लगती है याद करने के लिए, बट इनका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, आपने जो टाइम दिया है वो एकदम फ्रूटफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं।
एज वही मिलेगा, एज कहीं नहीं मिलेगा। बाकी तो फिर सब 98 लाने वाले बहुत, 98 में से 97 बहुत लेके आएंगे। हाँ कि करेक्ट। अगर जैसे लोग कहते हैं एक नंबर से मेरा रह गया, एक नंबर में बहुत लोग हैं। हाँ वैसे बहुत लोग हैं जिनका एक नंबर से रह गया है। करेक्ट। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्स्ट्रा करते हो कि एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा जो वो करते हो। लिस्ट ही इम्पोर्टेंट होती है। करेक्ट। जैसे सो वो आपने पूछा जब था सॉरी एक बार हाँ पूछा था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन आया था कि ईस्टर्न यस घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं। तो करेक्ट उस टाइम पे मेरे को इतनी नॉलेज थी भी नहीं, तो मैंने क्या किया था कि सारे नेशनल पार्क याद किए हुए थे। अब वो हाँ पता है कि बाकी 3 ऑप्शन कहीं से भी वो उधर उस एरिया में नहीं है। एरिया में नहीं है। बस और सत्यमंगलम का नाम कभी सुना नहीं है, फिर भी वो लगा दिया। तो सही हो गया क्योंकि वो। पता है तो सही हो गया, वो हेल्प कर देती है चीजें, ऐसे इनडायरेक्टली हेल्प करती है वो सब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये आई थिंक आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये बोला है कि जो लिस्ट जो याद रखना है और उससे एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प होता है ऑप्शंस, क्योंकि जैसे आई थिंक इस बार भी क्वेश्चन आया था नाम दफा एंड आपका जो आई थिंक कोल्ड डेजर्ट में लोग कंफ्यूज थे, तो इफ यू न्यू दोस लोकेशंस आप हाँ बता हाँ सकते थे हाँ आंसर उसके। हाँ हाँ काफी हेल्प हो जाती है हेल्प उससे। हो जाती है। तो आपने कोई टेक्निक यूज करी थी कि इसको याद करने का, कुछ निमोनिक्स या स्टोरी टेलिंग, या बस आपने बार बार पढ़ पढ़ के याद किया उसको? नहीं नहीं बार बार पढ़ के याद किया था, क्योंकि अच्छा पता नहीं निमोनिक्स मुझे सही नहीं लगता। वो थोड़ा सा वो वहां पे सही लगता है जैसे कभी कभी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ अच्छा सा निमोनिक बन रहा है, राइट। वरना वो बच्चों जैसी चीजें लगती है थोड़ा निमोनिक्स। मुझे लगता है याद ही कर लो, बार बार हो जाती है वो ज्यादा याद। जब मैंने पहली बार नेशनल पार्क से याद किए थे तो 2 घंटे में याद हो गए थे 106 के अच्छा 6। अरे वाह। और फिर 2-3 बार रिवीजन किया तो फिर और हो गए। तो वो कोई दिक्कत नहीं आती, आप सच में देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो। राइट राइट राइट। आर्ट ओके। एंड कल्चर में इतने इतने खतरनाक टर्म्स होते हैं, जब वो याद हो सकते हैं तो नेशनल पार्क वाले Yeah, क्या है। I'm sure. So I think the key is revision multiple times so that वो आपके दिमाग में एकदम सेट बैठ जाए। वही बेसिक सोर्स को जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, और पढ़ो। एक्स्ट्रा आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जितना कर सकते हो करो। अच्छा, सो अब एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो हमारा भी डिस्कशन में रह गया है, दैट इज करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मतलब कहीं पर भी आप देख लीजिए। सो हाँ 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 व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? आपने कौन से न्यूज़पेपर पढ़ा था, कैसे पढ़ते थे आप? कंपाइलेशंस पढ़ते थे या आप सिर्फ कंपाइलेशन पे फोकस रखते थे? मतलब व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? सर एक्चुअली मुझे लगता है न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है, हाँ क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी चीज है, आप अपडेटेड हो। पर मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था। ओके। अभी ये इंटरव्यू से पहले पढ़ा था, क्योंकि आपको अपडेटेड वहां तो हो नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वरना न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं कभी, हमेशा मैगजीन से फॉलो किया मैंने। राइट। तो एक तो मेरे को पीटी 365 काफी सही लगता है, क्योंकि वो सब राइट। पढ़ के जाते हैं। अब जो चीज सब पढ़ के जा रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पे लगता है कि डर सा रहता है कि यार मैंने नहीं पढ़ी थी वो। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट फिर वो तो मैं करके जाता हूँ 8-9 बार, वो मेरा बेसिक सोर्स है उधर का। करेक्ट राइट करंट राइट अफेयर्स का। बाकी फिर राइट। मैं मैगजीन बदलता रहता हूँ साल टू साल, क्योंकि हर बार पढ़ने में नया इंटरेस्ट तभी आता है जब नई मैगजीन पढ़ते हो, वरना वो वही बोरियत लगने लगती है। तो बाकी वो फर्क नहीं पड़ता, एक मैगजीन कोई भी उठा लेता हूँ। हाँ शंकर आईएएस एक बार उठाई थी, एक बार इनसाइट्स उठाई थी। ओके। तो बाकी पीटी 365 मेरा बेसिक है बेसिक करने के रखा लिए। था। राइट राइट राइट। सो बेसिकली आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन की जो कंपाइलेशंस हैं, राइट, जैसे हम लोग अन अकेडमी आर्टिकुलेट की कंपाइलेशन आता है मंथली, वी रिलीज द कंपाइलेशंस अच्छा जस्ट अच्छा। लाइक ऑल अदर इंस्टीट्यूट्स। तो यस। उसमें दैट हेल्प्स अ लॉट, वो काफी हेल्प कर देता है, क्योंकि मतलब आप एक आदमी जो है इतना ही एफर्ट लगा सकते हैं कोई एक पेपर पढ़ ले, बट यहाँ पे 4-5-10 लोग मिल करके अगर आपके 4-5 पेपर पढ़ करके उसको कोई कंपाइल कर रहे हैं, वो एक इंसान से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अगर उसको टाइम बचाना है तो आई थिंक सर वही दैट होता है कि न्यूज़पेपर पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं ढंग से। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, बहुत डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। एक तो पढ़ो, उसके ऊपर नोट्स भी बनाओ, और तीसरा लेयर कि उसको रिवाइज भी करो, रिवाइज भी करो। उसके बाद करेक्ट भी नोट्स भी परफेक्टली बनाओ। तो 4-4 लेयर्स हैं। अब करेक्ट ये करेक्ट 4 जो लेयर्स करेगा वो उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, मुझे राइट लगता है। राइट राइट पर्सनली राइट। मेरे को तो रेस्पेक्ट होती है जो कर देता है ऐसा। बाकी लेकिन जो काम कोई बहुत ही कम है, आपको सीधा सीधा मिल रहा है, आप इजीली कोई करके दे रहा है आपको, तो मुझे लगता नहीं वो कि फ्रूटफुल है। जैसे मेंस में थोड़ा ज्यादा फ्रूटफुल लगता है रिलेटिवली ये न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि वहां पे आपको ओपिनियंस आपके करेक्ट। इनबिल्ट करने होते हैं आपको अंदर। पर प्रीलिम्स में तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। राइट राइट राइट। आई थिंक दैट्स आपने काफी अच्छा इंसाइट दिया इसके ऊपर। सो वही है कि मतलब द की इज दैट इन सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपना टाइम बचाएं एंड लीस्ट एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट अगर आप ला सके, जिस एफर्ट से, आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। वही काम है, उसी को स्मार्ट वर्क लोग बोल देते हैं। शुरू में समझ में नहीं आता था कि क्या स्मार्ट वर्क होता है, क्या हार्ड वर्क होता है। यही स्मार्ट वर्क है। और इतने सारे मिथ्स है ना सर कि 3 साल इसी में ही लग गए मिथ्स को तोड़ने में। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस सेकंड अटेम्प्ट इवन मेंस तक यही सोचने में लग गया कि यार मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, योजना नहीं पढ़ी, तो मेरा नहीं होगा।
राइट वो सर बहुत ज्यादा ना वो चीज आपको रोकती है चीजों से। जैसे कई टॉपर लोग बोल जाते हैं यार नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, कई टीचर्स लोग बोल देते हैं, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वहीं पे वो भटक जाते हैं लोग। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है सर, जैसे मुझे आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में, ऐसे कई लोगों को आती है प्रॉब्लम, फिर नोट्स बनाने में, उनको रिवाइज करने में। तो उनके लिए यही है कि भाई अगर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो, बेटर है कि कहीं और पे फोकस करो, ऑप्शनल पढ़ लो अच्छे से ज्यादा से। I think one of the best things is इस एग्जाम में कोई one fix all solution होता नहीं है, बस यही करो। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है सर। So I think this is a good example for all those aspirants जो परेशान रहते हैं सर, क्योंकि मेरे को भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम न्यूज़पेपर रोज पढ़ें। मैं क्या, भाई अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप चाहो तो सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लो और मैगजीन्स पढ़ लो। आई थिंक दैट विल बी इनफ, क्योंकि एडिटोरियल इसलिए क्योंकि परसेप्शन बनाने के लिए इट बिकम्स, वही बात है, वो मेंस के लिए हेल्प करता है, बाकी प्रीलिम्स के लिए तो सच में कोई जरूरत है ही नहीं है। कोई काम ही नहीं आता न्यूज़पेपर। वो एक क्वेश्चन के लिए सर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कोई सोचे कि मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया, पर उसके लिए कितनी मेहनत किया आपने। करेक्ट। आप उसकी जगह ऑप्शनल पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस हो जाता ज्यादा अच्छे से, वरना आपका पता नहीं मेंस होगा कि भी नहीं होगा। राइट। तो वही है कि आप कितनी मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज बताया था कि आपने ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तो ऑब्वियसली आपने द मेन सोर्स वाज द ऑफलाइन कोचिंग, आपके नोट्स एंड जो बुक्स आपने रेफर करके हमको बताया। बट क्या साइमल्टेनियसली एडिशनली आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी उपयोग किया था? मे बी सम वीडियोस, सम काइंड ऑफ लेक्चर्स या सम काइंड ऑफ आपका असिस्टेंस ऑनलाइन आपने यूज किया था? हाँ वो रहता है, जैसे शुरू में अनअकैडमी के काफी देखता था मैं, क्योंकि समझ में नहीं आता था मुझे। तो अनअकैडमी ने काफी शुरू में हेल्प किया था। बाकी फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अब तो पता लग गया है सोर्सेज भी क्या है, तो फिर वो बुक से ही ज्यादा रेफर किया। ऑनलाइन तो सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो भी चीजें थी तभी रेफर किया, वरना तो कोचिंग के नोट्स जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे से कर लिए थे कि कभी मुंह उठा के देखे ही नहीं पीछे। मेन पता है क्योंकि वो भी बुक से ही कराते हैं जो कराते हैं। करेक्ट, बुक्स ही करो जितनी बार कर सकते हो, उसी में एडिट करना, बुक्स में ही एक्स्ट्रा लिख देना जो लिखना है। कई लोग क्या करते हैं कि बुक्स के भी नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाते हैं, वो सब लिख तो रहा है वहां पे। अगर वो जैसे स्कैटर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा था मैं, 6th 10th के एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। उसके नोट्स बना लो, क्योंकि वो पूरा पढ़ोगे पर उसमें मिलेगा कुछ भी नहीं। एक पेज में 6th एनसीईआरटी के नोट्स बन जाएंगे, तो बार बार क्यों पढ़नी है उसको 2 घंटे लगा के, वो जो 5 मिनट का काम है। तो इसलिए वो बना लो नोट्स इसको बनाने। बाकी नोट्स क्यों बनाने, प्रीलिम्स में तो बनाने ही नहीं चाहिए, अनलेस आपको वो स्कैटर्ड चीजों को इकट्ठा करना है और आप जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो। अच्छा, आपने एक आई थिंक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो वर्ड आप बार-बार यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्यूरियोसिटी, बिकॉज़ अगर जब तक आप इंक्विजिटिव नहीं होते हो, क्यूरियस नहीं होते हो, तो आप नई चीजें को एक्सप्लोर नहीं करोगे। आपको लगेगा भाई किसी तरह से बस इतना पढ़ ले हमारा काम बन जाए। बस वो होता नहीं सर एक्चुअली। वो कभी नहीं हो सकता। जैसे कई बार मुझे बोलते थे लोग कि ये कर, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया नहीं यार ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है, फिर मैंने दूसरी चीज ट्राई की। तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल भी बनना पड़ता है। कई बार होता है, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी को सूट ही नहीं कर रहा, अगर वो उसको लेके बैठ जाए कि नहीं यार इसने मुझे ये बोला था यार, ये तो प्रूफ है अपना, उसको सोचो, ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मेरा न्यूज़पेपर ना पढ़ने का तरीका आपको सूट ना करता हो, आपको पढ़ना ज्यादा बेटर हो, तो वो आप उसी हिसाब से करना चाहिए। I think everyone has to figure out on their own कि उनको क्या सूट कर रहा है एंड किस टाइप से वो लोग बेस्ट अपना यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने टाइम। फिर कलेक्टर बनेंगे कैसे अच्छे, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो। सही बात, ट्रू। और आई थिंक वही बन जाते हैं जो ये सब फिगर आउट कर पाते हैं आराम से। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपका आपने 3 अटेम्प्ट में 3rd अटेम्प्ट में निकाला था, तो क्या कुछ बैकअप आपने रखा था कि अच्छा ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, या मतलब कुछ ऐसा ही हाइंडसाइट में आपको दिमाग में था कि अच्छा ठीक है आई ट्राई माय हैंड्स हियर, या आपने साथ में किया हो, मे बी कोई एग्जाम दिया हो, कैट दिया हो, या सम स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन दिया हो एज अ बैकअप? एक्चुअली सर कैट तो मैंने दिया था, आईआईटी से पहले दिया था कैट। वो इसलिए दिया था क्योंकि घर वाले कहते थे कुछ कर ले, कुछ तो दे ले। गेट भी दे के आया था, ऐसे ही मुंह उठा के चला गया था गेट को, कुछ पढ़ा ही नहीं था गेट में। फिर वो लोग उसको ताना भी सुनाते हैं आज तक की तरह, गेट भी नहीं हुआ, कैट भी नहीं हुआ, और फ्रेंड्स भी सुनाते हैं, अरे तुमने देने के लिए ऐसे ही भेज दिया था सब लोगों ने। तो वही होता है कि फिर मुझे बैकअप का कभी था ही नहीं सर, करना यही है। और मुझे मैथ्स की वजह से मुझे पता था मेरा होगा। कोई दुनिया कुछ भी बोल दे, पूरा भगवान आके बोल दे कि नहीं होगा, मुझे पता होगा मेरा। मेरे पास मैथ्स है, मेरा सिलेक्शन तो होगा, क्या होगा वो पता नहीं मुझे। तो यही बात होती है कि मैं बैकअप का रखा नहीं मैंने कभी इस बार। लेकिन पेरेंट्स ने फोर्स किया था कि अगर आपका नहीं होता है
तो आपको राजस्थान का असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का फॉर्म भराया था कि वो देना है। मैंने कहा नहीं अच्छा। देना मुझे, मेरे को प्रीलिम्स देना है दोबारा, अगर नहीं होता है तो मेरा पर अब हो गया है तो अब सॉर्टेड है, अब कोई अब दिक्कत नहीं सॉर्टेड है है। सब। तो आप क्या बिकॉज आप क्या फिर से देंगे इस बार? विल यू बी गिविंग द एग्जाम दिस टाइम अगेन? सोच तो रहा हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, नॉट श्योर अबाउट इट। ओके क्योंकि आईएएस एक्चुअली मुझे आईएएस ही करना है। तो अभी हाँ। सोच रहा हूँ, पर एकदम से सर अभी इतनी खुशी है तो एकदम से थोड़ा खुशी ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि ये करना क्या है। ये सही बात है, वरना सही तो बात मोस्ट प्रोबेबली मैं तैयारी ही करूंगा करेंगे। दोबारा। ओके 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 ओके, ऑलराइट। सो अच्छा, आपने जो अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर दी थी सर्विसेज की इन द इंटरव्यू स्टेज पे आप जब भरते हैं, तो क्या क्या फॉरेन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, क्या आपने रखा था एज पर योर डिजायर, क्या रखा था आपने? सबसे पहले तो मैंने आईएएस रखा था, फिर उसके बाद अच्छा आईपीएस और फॉरेन सर्विस रखा ही नहीं था मैंने। अच्छा, रखा ही नहीं आपने। ओके, इंडिया में इस तरह के मेरा सर्व कर। पर्पस ही नहीं था, मेरे को यही पर्पस था कि इंडिया में रह के ही काम करना है। राइट राइट। इंडिया में रह के स्पेशली अगर होम कैटर मिल जाए तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं अच्छा, सकता क्या है। हो सकता है? चाहे हाँ, कोई कितना ही बोल दे, सबको होम कैटर तो अच्छा लगता ही है। राइट राइट। तो वही पर्पस था कि इंडिया में रह के काम करना है। फिर था भी ये कि सर उसमें फिर ये है ना कि फॉरेन सर्विस में उतना आप खुद से डिस्क्रिशन उतनी रहती भी नहीं है, तो आप ज्यादा बाइंड हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है उसी हिसाब से आप चीजें करते हो, तो वो मुझे राइट। उस हिसाब से चीजें वो सूट नहीं करती मुझे। मुझे लगता है कि मेरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ठीक ठाक। हाँ हाँ। सो मयूर, आपने काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दिए अपनी स्ट्रैटेजी में, आपने बुक्स भी बताए हम लोगों को जो अलग अलग मेजर सब्जेक्ट्स है उसके बारे में, और करंट अफेयर्स का काफी ही यूनिक आपने एक पर्सपेक्टिव दिया है व्हिच आई थिंक वुड बी रिलैक्सिंग टू अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। काफी लोग उससे रिलैक्स नहीं, चलो ठीक है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो वन फिक्स ऑल सॉल्यूशन एज लॉन्ग एज हम सब कवर कर रहे हैं चीजें। तो एक चीज अब और है सर कि स्टैटिक जनरली आजकल पता नहीं क्यों परसेप्शन ऐसा बन गया कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, करंट कहाँ से करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट में कुछ आता ही नहीं है ऐसा कुछ खास कि आप उसको करंट भी कह सकते हो कि स्टैटिक कहोगे क्या। हाँ मेरे को हाँ। लगता है कि मेन एज जो अब मिल रहा है ना हम्म, लास्ट 3-4 साल से लगातार, वो 2016 में एक बार बहुत सारा करंट आ गया था, तो उसकी वजह से लोग ना आज तक वो करंट के भूत में सवार हैं। मुझे लगता है कि करेक्ट अब करेक्ट। करंट तो सब पढ़ रहे हैं, पीटी 365 जैसे मेरा एक सोर्स है तो उससे सब आ जाता है, मुझे लगता है काफी कवर कर लेते हैं, या कोई और मैगजीन आप कर ले वो भी कवर कर लेगा। करेक्ट। मेन जो है वो स्टैटिक पोर्शन कवर करता है। आपका जो आपने आर्ट एंड कल्चर कैसा किया है वहीं पे एज है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और ये पॉलिटी और एनवायरमेंट। ज्योग्राफी और इकोनॉमी कैसा है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको ज्यादा उसमें फाइट करनी नहीं पड़ती है। राइट। और ये 4 चीजें हैं जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत याद करना पड़ता है, और वहीं पे आपको एज भी मिलता है। एज मिलता है। नहीं, आई थिंक आपने ये भी सही बोला है कि जो करंट अफेयर्स भी आते हैं, बहुत बार करंट अफेयर्स लिंक्ड विद स्टैटिक पोर्शन ही आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही बात हो जब तक जाती है। स्ट्रेंथ नहीं है आपका स्टैटिक पोर्शन, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ के भी कुछ नहीं कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही बात है। राइट। करंट अफेयर्स में सर कभी जनरली यही पूछता है ना कि आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछ लिया है, उसने ये थोड़ा पूछा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना पैसा दिया है। ऑब्वियसली, तो राइट। वो फिक्स होती हैं चीजें, तो वो सब हर मेरे को लगता है हर मैगजीन लगभग कवर करके रखती है उसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पीटी 365 तो मैं गिल्ट से बचने के लिए करता हूँ, बाकी मुझे लगता है हर मैगजीन में वो रहता है ऑलमोस्ट सब चीजें। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल बिल्कुल। वो गिल्ट रहता ही है कि अच्छा सब लोग कर रहे हैं तो कुछ मैं मिस ना कर जाऊं, सो आई थिंक हाँ सर, वो दैट्स गिल्ट राइट। नहीं रहना चाहिए, मुझे लगता है वो 2 महीने में, जैसे अभी 2 महीने बच रहे हैं, अगर हाँ। कोई ये सोच ले कि मेरे को गिल्ट नहीं रही है लास्ट दिन पे। मेरा यही रहता था कि जैसे एग्जाम से पहले जब मैं सोचूं एग्जाम देने जाऊं तो ये नहीं लगे कि मैंने उस टाइम पे बेटर कर सकता था, तो वो ना फिर वो थोड़ा तकलीफ देता है यार, मैं और पढ़ लेता। राइट तो राइट। फिर तो वही रखना है कि गिल्ट नहीं होना चाहिए, वही मोटिवेट भी करता था कि यार नहीं पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। नहीं, सो मयूर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि आपने जो फिल्म्स दिए या मेल्स दिए, तो क्या आपका कोई एग्जाम डे स्ट्रेटजी था कि अच्छा इस टाइप से एग्जाम को अप्रोच करना है, दिस इज व्हाट आई विल डू, दिस इज हाउ एट दिस टाइम आई विल रीच द आपका सेंटर, उसके बाद मतलब ये सब करूंगा एग्जाम हॉल में, आप क्या करोगे, सोच के आते थे कि मतलब बस ऐसे नेचुरली क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया था हो गया? नहीं, मुझे लगता है नेचुरली जाता हूँ, पर जैसे स्ट्रेटेजी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मुझे लगता है जैसे मेंस में सोचना पड़ता है काफी। ये मेंस में ऐसा होता है जैसे सोशल जस्टिस है आपका, उसका आपको सोच के जाना पड़ता है कि मेरे को विशेष साइकिल बनाने हैं, एसडीजी गोल्स के बारे में लिखना है। तो जब तक नहीं सोचेंगे ना तो वहाँ पे वो लिख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फिर जो दिमाग में आता है फिर वो सब लिखने को मिलता है। तो ऐसे हर चीज में होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में मुझे डायग्राम्स बनाने हैं, मैप बनाने हैं। तो अगर ऐसा सोच के जाते हैं, जैसे पेपर में जब मैं करता था तो वहां बैठा बैठा भी यही सोचता था कि अब क्या क्या लिखना है। पॉलिटी में आएगा तो आर्टिकल्स काफी लिखने हैं, जजमेंट्स हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि जजमेंट लिखना ही लिखना है। तो वो जब पहले सोचना ही पड़ता है, वरना वो होता नहीं है। ऐसे एथिक्स की भी स्ट्रेटेजी बना के हुई थी
इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या लिखूंगा, इस तरह में क्या लिखूंगा, तो वो Right. स्ट्रेटेजी तो सोचनी पड़ती है। पर प्रीलिम्स में ठीक है, प्रीलिम्स में तो आप पढ़ के जाता हूँ मैं, लास्ट दिन कुछ नहीं करता, आराम से मस्त जाता हूँ क्योंकि अच्छा। फर्क पड़ता नहीं है सर, लास्ट दिन आप पढ़ के, आप, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आता है लास्ट दिन से नहीं, आई थिंक इसमें अनलाइक आवर कॉलेज एग्जामिनेशंस, आप भी आईआईटी से हैं तो यू वुड रियलाइज कि हम जो वहाँ पे लास्ट मिनट पढ़ते थे, बट हियर दिस इज टोटली डिफरेंट। आपने जो पूरे साल भर किया दैट्स गोना मैटर, एक दो हाँ, दिन यही इतना यही मैटर नहीं यही। करेगा। और अगर वो लास्ट वाला दिन आपको बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है कि मैंने लास्ट दिन पढ़ लिया था, मेरे को आ गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो नहीं रहा है इस बार क्योंकि आपके 10 नंबर आ रहे हैं, आपके 12 नंबर आ गए हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा था शायद पहले। राइट राइट वही राइट। वही होता है, क्योंकि जनरली वो आप पहले ही पढ़ के रखते हो, वो सब चीजें आपकी हाँ, छूटती करेक्ट नहीं है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वही है, वो बाई चांस हो जाए तो हो जाए, वो गिल्ट से, सिर्फ हर चीज गिल्ट से बचने के लिए होती है कि लास्ट दिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, वरना गिल्ट होगा मुझे। हिट होगा। पर मुझे लगता है प्रीलिम्स में सर आराम से जाना चाहिए, प्रीलिम्स में नींद पूरी होनी चाहिए काफी लास्ट दिन पे, हाँ, आई थिंक दैट्स और ट्रू। माइंड को काफी ओपन रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे यही होता है कि जैसे इस बार भी मेरे मार्क्स तो अच्छे आए 126, पर मुझे यही लगता है अभी भी कि 60 क्वेश्चंस मुझे आते थे, 50-60 क्वेश्चंस, उसके ऊपर तो 100 क्वेश्चन टोटल करे मैंने अटेम्प्ट, तो पता नहीं वो 100 क्वेश्चन कैसे करे हैं। तो वही है कि गैस इतना सारा करना होता है ना वहाँ पे, कुछ राइट। ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हो, कई बार ऐसा होता है कि तो 98 आते थे इस बार मुझे, तो मुझे लगा कि 2 भी कर देता हूँ जो आते नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन पर आपको 60-50 से ज्यादा आते नहीं है क्वेश्चंस, तो करेक्ट। अगर माइंड माइंड ओपन नहीं है ना, तो फिर वो आप जो ऑप्शन एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वो है। एक ये भी करेक्ट। प्रॉब्लम आती है कि एग्जामिनर जब गैस करते हैं ना, तो वो चीज हेल्प करती है कि जब आप कि आप सोचो कि यार एग्जामिनर इसको स्टेटमेंट को गलत बनाएगा कि सही बनाएगा, ओके। वो बहुत हेल्प करती है। ये चीज मुझे लगता है कई लोग अवॉइड कर देते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल मैं कहीं देख रहा था कि एक क्वेश्चन देख रहा था टेस्ट में कि देयर आर 30 लैंग्वेजेस जो 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। अच्छा। तो ये स्टेटमेंट मुझसे कोई पूछ रहा था यार ये कैसे पढ़ूंगा, तो मैं कह रहा था कि यार ये सही होगा स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 22 आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। हाँ हाँ 22 अगर शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो इसका मतलब है कि 22 तो ऐसी लैंग्वेज होंगी जो 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं, क्योंकि 22 into 10 करोगे तो 2.2 करोड़ बनता है। इंडिया की हाँ पॉपुलेशन 121 करोड़, तो 22 तो है ही, 22 हाँ मेजर लैंग्वेजेस है। अब एग्जामिनर ऐसा सर नहीं करेगा कि यार 22 की जगह मैं 23 दे देता हूँ वो फैक्ट से उठा के, कभी नहीं करेगा। वो हाँ ऐसा करेगा कि मान लो इंडिया में एक लैंग्वेज या 5-6 लैंग्वेज बोली जाती है, वो 30 बना देगा हाँ गलत करने के लिए उसको, या फिर वो 100 बोली जाती होंगी ऐसे, वो 30 बना देगा। अगर आपका डेटा उस रीजन में घूम रहा है, इसका मतलब है कि वो आंसर सही है, वो फैक्ट सही है। बाकी जैसे एक बार एग्जामिनर की टेंडेंसीज होती हैं कि मैं फैक्ट गलत बना दूं, जनरली होता है, जैसे ट्राइब्स में इस बार किया था पीवीटीजी में। बाकी स्टेटमेंट किसी को आते ना होते, अगर ये भी समझ 95 जाए, 75 आई थिंक ऐसे था कुछ, हाँ हाँ, 95 अगर वो 75। अगर इतना भी समझ जाए कोई कि भाई की एग्जामिनर की टेंडेंसी है फैक्ट्स गलत देने की, हाँ क्योंकि हाँ वहीं पे उसको होता है एकदम से कि यार नहीं यार इसको गलत कर देता हूँ, राइट राइट तो राइट। वो वहां कर देता है, और फिर ऑप्शन भी वो ऐसे ही सेट करके रखता है क्योंकि बच्चे को इतना तो आना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि करेक्ट जैसे करेक्ट। बोर्ड के पेपर बनते थे, कुछ क्वेश्चन टफ कुछ क्वेश्चन इजी, ऐसे ही प्रीलिम्स भी बनता है। तो वो ऐसा हर बार होता है कि आपका एक एलिमिनेट कर दो और आ जाए, तो ऐसा कई बार तो मैं ऐसा भी करता हूँ कि पता भी नहीं है, लेकिन एलिमिनेट करके कौन सा आंसर आ रहा है हाँ उस हिसाब से भी कभी कभी कर देता हूँ एलिमिनेट करके कोई, अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट करके एक आंसर आ जा रहा है मेरा, हाँ हाँ तो वो यूपीएससी करता है, हाँ तो वो स्ट्रेटेजी भी कभी कभी रहती है, पर वो तब भी करना होता है जब बहुत ज्यादा आपने पढ़ रखा हो। पढ़ रखा हो, ऐसा राइट नहीं कि आपने पढ़ नहीं रखा है और आप ये सब कर रहे हो वहां पे। राइट राइट, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल। हम्म। So I think very interesting insights दिए about your strategy of attempting the examination, and I think एक बड़ा important point आपने बोला है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना ही बेटर रहता है प्रीलिम्स में जहां तक है, वही क्योंकि लोग जब थोड़ा डर बैठा रहता है कि भाई गलत ना हो जाए वगैरह, तो उसमें थोड़े चांसेस होते हैं कि नंबर कम ही आएंगे जनरली, वही राइट। वही है सर। हाँ, क्योंकि जैसे मतलब जैस मैंने भी रियलाइज किया था कि there's a particular percentage of correct rate जो एक इंसान की सेट रहती है, तो जितने ज्यादा हम्म, क्वेश्चन करोगे उसी हिसाब से वो नंबर आपके बढ़ ही जाते हैं एक्चुअली वही फिर। वही वही वही, जैसे मैंने 100 किए थे पिछली बार, तो वो जो 2 क्वेश्चन भी किए थे ना जो हाँ आर्बिट्रली तुक्के मारे थे, उसमें भी एक सही था एक गलत था, तो नहीं, नेट गेन ही हुआ है मुझे। ये नहीं हुआ फिर। तो तो होता भी है, मैंने एक बार कहीं पे किसी सर का सुना था, शंकर आईएएस के जो हेड थे, उन्होंने बोला था कि राइट। अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो और 2 में हाँ से आपको गैस करना है और हाँ। आपको कोई आइडिया नहीं है, तो एक मान लो सही हो गया एक गलत हो गया, प्रोबेबिलिटी सर वो नेचुरली रहती है, ज्यादा फर्क कभी नहीं पड़ता, आप बेवकूफ नहीं हो इतने हाँ भगवान इतना बुरा नहीं है, तो नेट गेन भी 1.5 का होता है।
और अगर 3 ऑप्शन भी आपके, और अगर एक एलिमिनेट कर देते हो और 3 ऑप्शन बचते हैं, तो अगर इसका अगर प्रोबेबिलिटी में देखें तो एक सही होगा, 2 गलत होंगे, तो इसका मतलब है नेट गेन फिर भी 0.66 होगा। राइट। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर आपके 2 एलिमिनेट हो जाते हैं और 3 एलिमिनेट, एक एलिमिनेट होता है, तो भी आपको गैस कर देना चाहिए। ओके क्योंकि नेट गेन ही होता है। लेकिन पर ये सब तभी करना चाहिए जब बहुत पढ़ रखा हो। ऑब्वियसली करेक्ट। वरना ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, वहां पे तुक्के मार रहे हो। वो फिर Okay. वहां पे डर भी लगता है सर, वो भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपको नॉलेज होती है ना तो हिम्मत होती है करने की। करेक्ट। वरना अगर आपको कुछ नहीं, आपको इतना आता नहीं है मान लो, फिर लगता है कि यार मैं इतने सारे गेसेस कर रहा हूँ, मेरे गलत तो नहीं हो जाएंगे। तो वो सबका वही है कि जितना पढ़ोगे उस पर डिपेंड करता है कि आप कि 3 वो वाले एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ओके, so maybe I think we had a very wonderful conversation with you with all these aspects. काफी ज्यादा हम लोग ने डिकोड किए हैं आपकी पर्सनालिटी को, आपकी पर्सनल लाइफ को, as well as your journey to success. There are 2 more things which we like to do before we end our conversation. एक तो ये रहेगा कि we have a tradition of having a rapid fire round of questions. So जरे इस तरह से random से questions मैं आपसे पूछूंगा and you have to just say out the answer which comes to your mind first. अच्छा सर। Alright, so are you ready for that? हाँ सोच ही रहा हूँ सर, रेडी हूँ। बड़े इनोसेंट से बड़े आपसे सवाल पूछूंगा मैं. It is not something very too much thing to think about, right? So I'll ask 4-5 questions so that we'll get to know you a little bit better through that. ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए. So आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी सर पीके। पीके, अच्छा ओके, राइट. हाँ. अगर आपको एक कोई सुपर पावर दी जाए, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि एक सुपर पावर आपके पास हो, तो वो कौन सी सुपर पावर आप रखना चाहेंगे अपने पास? सुपर पावर यही कि मेरे को जब चाहूँ मैं बिजी हो सकता हूँ लाइफ में। अरे वाह, क्या बात है. ऑलराइट. क्योंकि मुझे लगता है बिजी लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। अच्छा. कुछ अच्छा मिलता रहे काम करने को, यही. राइट. नेवर वांट टू बी आइडल, मतलब आपको एकदम काम में बिजी रहना पसंद है काफी. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है हैप्पीनेस वहीं पे होती है सर. क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब यही है जब आप खो जाते हो. फॉर एग्जांपल जब मैं मैथ्स पढ़ता हूँ तो मुझे दुनिया का कोई नहीं पता होता, मम्मी पापा कहाँ पे हैं, दोस्त कहाँ पे है, यूट्यूब क्या है, तो होता है कुछ याद भी नहीं रहता है. तो वही हैप्पीनेस होती है जब आप बिजी रहते हो काफी ज्यादा. राइट. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फेवरेट क्विजीन या फूड आइटम क्या है? सर सभी अच्छा लगता है, मैं तो दबा के खाता हूँ. मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं हर खाने को देख के वाह 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 बोलता रहता हूँ. अच्छा. वैसे अगर फिर भी कहे, जैसे मम्मी का लगता है राजमा चावल और पालक का सूप, ये मेरा फेवरेट है. बाकी तो सभी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा. और एनी इंसिडेंट फ्रॉम कॉलेज जो आपको लगे कि बड़े ही डिस्टिंक्टिवली आपको अभी भी याद है, मेमोरी में, मे बी समथिंग विद द फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ? सर वही है कि वहाँ पे ज्यादा काफी कॉलेज में वगैरह स्ट्रीट प्ले में जैसे काफी ज्यादा 2 महीने रात भर जगना. ओके. वो सुबह विंटी के बगल में मैं देखता था कि मैं भी वहीं पर था आईटी दिल्ली में एक समय. तो विंटी के बगल में आप लोग, आई थिंक आप उसमें थे क्या? अच्छा, मैंने आपको नोटिस नहीं किया होगा मे बी, बट ग्रुप पूरा प्रैक्टिस करा करता था वहाँ पे स्ट्रीट पे. हाँ, 8 बजे सुबह चल जाते थे शाम को, रात के 6 बजे आ रहे हैं, कोचिंग में क्लास में जा रहे हैं, लास्ट में बैठ के बकवास करके अटेंडेंस लगा के आ जा रहे हैं. और लास्ट का जो 4th ईयर जो था, स्पेशली 4th ईयर में तो ऐसा होता था सर कि एक कोर्स में ऐसा किया था कि 8 बजे क्लास होती थी और उन्होंने इतनी छूट दे रखी थी कि 8:50 पे भी जब क्लास खत्म हो ना तब तक भी अटेंडेंस लगा सकते हो. अच्छा. तो इतने नालायक हो गए थे लास्ट सेमेस्टर में कि वो भी अटेंडेंस नहीं लग पाती थी. 50 मिनट के टाइम फ्रेम में भी नहीं लगा सकते. अच्छा. तो वो चीजें याद आती है कि एक सेमेस्टर कैसे खराब किया हुआ है, और स्ट्रीट प्ले की वही जो यादें होती है. ओके. आई थिंक एक लास्ट सवाल पूछूंगा इस रैपिड फायर में कि एनी स्पोर्ट आप जो खेलते हो या आप खेलना चाहोगे आगे फ्यूचर में? वैसे तो सर बैडमिंटन ही है ऐसा जो मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ. वही चाहूंगा कि वो जितना आगे खेल सकता हूँ खेल सके. ओके. So it was wonderful having this rapid fire round आपके साथ. आपने बड़े ही prompt and काफी interesting inquisitive आपके exquisite answers दिए थे. एक last thing is that अगर आपका कोई मैसेज है जो आप aspirants को देना चाहते हो, तो आप can give a particular message, जैसे भी motivational या strategy based, जो भी आप चाहते हो, एक particular message. So please go ahead and give a message to the various aspirants जो ये वीडियो देखेंगे. मुझे यही लगता है कि सर क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि
बहुत संघर्ष है इसमें। जैसे अभी हम लोग मुझे पता है कि लास्ट ईयर कितना पेन हुआ था मुझे इंटरव्यू के बाद, और दिखता है कि लोग इतने खुश हो रहे हैं और आप दुखी हो, ऐसा लगता है कि दे आर हैप्पी ऑन द कोस्ट ऑफ माय सैडनेस, इतना तक लगता है। तो इतना गिल्ट होता है इस प्रोसेस में, आप बार बार दुखी होते हो, बार बार खुश होते हो। तो पर लास्ट में मुझे यही लगता है कि रिजल्ट के बाद ना, यही कहूंगा मैं कि रिजल्ट के बाद मुझे मेरी जर्नी याद आ रही है। मुझे वो याद आ रहा है कि मैं कैसे चेज करता था, कैसे सैड होता था, कैसे खुश होता था। वो उसकी वजह से 2 दिन तक मैं खुश नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार वो चीजें अब वापस नहीं आ सकती। तो वो चीजें, वो अनसर्टेनिटी वाली बातें, वो सब रह जाता है। तो मैं वही कहूंगा कि डटे रहो इसमें जितना ज्यादा हो सकता है, कोशिश यही करो, डटे रहो। बैकअप आपको लेना है तो लो, पर जो ड्रीम है वो पूरा करो। आइडेंटिटी बनाओ अपनी, आपने सोचा है तो। क्योंकि अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो तो बेटर है कि आप चाहे 5वें अटेम्प्ट में आओ, लेकिन एक ऑनेस्ट ऑफिसर मिले कंट्री का। So Mayur, it was wonderful having this conversation. आपने काफी candidly हमसे काफी चीजें शेयर करी, personally as well as आपके preparation journey के बारे में, and बहुत ही wonderful message दिया आपने towards the end. Before we end the conversation, कोई ऐसा आपके कोई colleague हैं, friend रहे हैं या acquaintance रहे हैं जिनको आप चाहते हो कि हम लोग इस show में अगला लेकर आए, तो if you please tag them, we'll love to have them on board. सर मुझे लगता है अब्बस सिंगल मेरा एक दोस्त है, आईआईटी दिल्ली का ही है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है इस बार। अच्छा, फिजिक्स ऑप्शनल से। तो मुझे लगता है वो काफी ज्यादा चीजें बता सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे निकालो चीजों को। अपना जॉब करके आया और सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसको आप कर सकते हो, उसका इंटरव्यू काफी ज्यादा चीजें वो बताएगा मेरे हिसाब से। Right. Okay, that's amazing. Thank you so much. Mayur. It was wonderful talking with you. I hope आपका भी experience in this interview must have been okay. आप बताइए आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? सर काफी अच्छा लगा, मतलब काफी पॉजिटिव लगा कि बात करके। शुरू में लग रहा था कि क्या पूछेंगे यार, क्या पूछेंगे, पर ठीक है, वो मॉक इंटरव्यू थोड़े है। Right, exactly. आपका that journey has for now at least आपने success पा करके, I think that जो stress है उससे आप दूर हो चुके हैं, and I hope and I wish that आप आगे जाके you serve the country with the best endeavor of yours, with all honesty and with all rigor and all enthusiasm, and I'm sure आपके नाम हम लोग न्यूज़पेपर्स में देखा करेंगे कि अच्छा है मयूर ने ये किया, मयूर ने ये किया, then I'll be very 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 happy कि अच्छा मैंने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था। तो मैं भी चाहूंगा कि नाम मेरा काफी है अच्छे तरीके से। Right, obviously, right. ठीक है सर, Thank you so much. सर। Thank you so much. To life and freedom.